हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ईवीएस का, जिसका नाम है पारतंत्र के प्रकार। ये टॉपिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में सवाल बहुत सारे आते हैं। हमारी जो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी आपके एमपीटेट वर्ग 3 और सीटेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा रही है। अगर आपको पर्यावरण में 30 में से 30 नंबर चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम हम टॉपिक वाइज वीडियो इस समय डाल रहे हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू भी कराएंगे और आपके लास्ट में जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराए जाएंगे, जितने भी है। आप जब पर्यावरण की सीरीज़ को देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखो, हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले ये जान लो। तो पहले हम कवर करेंगे पारतंत्र की उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण, जैव भार। इतनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे जहां आपने अभी तक इनके बारे में सही से जानते भी नहीं होंगे। लेकिन जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो मैं दावा करता हूं आप इन चीज़ों के बारे में भली भांति अच्छे से जान जाएंगे। इनके जो भी एमसीक्यू लगाएंगे आप अच्छे से उनको सॉल्व करने लग जाएंगे। तो वहीं देखो, जैव भार के बाद आपके शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, पोषण स्तर कैसे काम करते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। वहीं आपके कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन कैसे रूपांतरित होता है और उसमें कौन कौन से बैक्टीरियाओं का रोल रहता है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मेरा जो मेन फोकस रहेगा आपको कॉन्सेप्ट समझाना और कॉन्सेप्ट से संबंधित जो फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो आपके कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों पर रहेगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम विक्रम है और मैं 2 टाइम्स एमपीएसआई क्वालिफाइड हूँ। 2025 का भी और इससे पहले वाला था वो भी क्वालिफाइड था। मैं अभी वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर हूँ और इससे पहले मैं मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब करता था। तो अब चलते हैं आगे, अब टॉपिक वाइज इन चीज़ों को समझने के लिए। तो देखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक मिलता है वो है पारतंत्र की उत्पादकता। कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, इसमें आपके एनर्जी कैसे कैसे आगे बढ़ती है, एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, पहले हम थोड़े से इस थ्योरी को थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। तो देखिए, पारतंत्र एक बृहद संरचनात्मक, कार्यात्मक और जीवन निर्वाह को संभव बनाने वाली पर्यावरणीय प्रणाली है। यह सदैव क्रियाशील होती है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। देखो, इस लाइन को ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ सन है, सन से आपके सनलाइट आई, सनलाइट आपके किसी पौधे पर पड़ी और पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरे भाग में, वो आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एनर्जी बना लेता है। और ये एनर्जी मान के चलो, एनर्जी आपकी 100 किलोग्राम एनर्जी बनी। तो 100 किलोग्राम एनर्जी का इसको खाने वाले जो जीव हैं, जैसे मान के चलो इस छोटे से चित्र में देखो नीचे, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन का महत्व। तो देखो, ये जो पौधा जो एनर्जी बनाएगा, उस इस पौधे को खाने वाले कौन है, हिरण है, बकरी है, गाय है, भैंस है, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। फिर बकरी गाय भैंस को भी खाने वाले कोई और जानवर हैं, फिर उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। फिर उनको खाने वाला कोई और है, फिर उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। लास्ट में आपके अपघटक आते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। तो देखो, इसमें क्या लिखा है, पोषक तत्वों का प्रवाह। देखो, ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह तथा जैविक और पर्यावरणीय नियमन सम्मिलित होता है, जो सामूहिक रूप से पारतंत्र को संचालित करता है। यानी धरती में देखा जाए तो ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। वो कैसे होता है कि जैसे सनलाइट से आपके फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसके द्वारा जो एनर्जी बनेगी, फिर उसको खाने वाले जो जीव हैं, जैसे गाय है, भैंस है और हिरण है, फिर इनको खाने वाले जीव हैं जो मांसाहारी है, जैसे लोमड़ी है, शेर है। फिर उनको जो खाने वाले जीव हैं जैसे ह्यूमंस हैं, मानव हैं, फिर उनको भी जब ख़त्म हो जाते हैं तो बैक्टीरिया या अपघटक के द्वारा ज़मीन में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। मैं इसको आगे भी और समझाऊंगा। तो देखिए, किसी पारतंत्र में हरे पादपों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित जैविक पदार्थ या ऊर्जा की सकल मात्रा को उस पारतंत्र की उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता का मतलब ये है कि जैसे आपके सूर्य का प्रकाश आपके इस पौधे पर पड़ा तो इसने अपने लिए जितनी एनर्जी बनाई है उसको कहेंगे इसकी उत्पादकता। यानी मान के चलो, सूर्य का प्रकाश पड़ा और इसने अपने लिए 100 कैलोरी ऊर्जा बना ली, तो उस 100 कैलोरी ऊर्जा को कहेंगे हम उत्पादकता। क्या कहेंगे? उत्पादकता। वहीं देखा जाए तो उत्पादकता को आपके किस में मापते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। यानी एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने ग्राम एनर्जी बन रही है, तो इससे हम नापते हैं। या कहो तो आपके
कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में मापा जाता है। ये आपको इकाई ध्यान रखना है। हरे पौधों के ऊतकों, नेक्स्ट देखते हैं हरे पौधों के ऊतकों। देखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, जो पौधे का हरा भाग होता है ना उसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट में ऊर्जा संचय की प्रक्रिया जारी रहती है। ऊर्जा संचय का मतलब है ऊर्जा को उसमें स्टोर करके रखते हैं, जबकि दूसरी ओर ऊतकों द्वारा श्वसन क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है। अतः प्राथमिक उत्पादकों की श्वसन क्रिया के उपरांत बची हुई ऊर्जा या जैव भार वास्तविक या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब जानते हैं कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का मतलब ये होता है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का मतलब ये होता है कि जैसे ये सूर्य हैं, सूर्य से आपके सनलाइट आई और इस पौधे ने अपने लिए कुछ एनर्जी बनाई। अब एनर्जी बनाई तो इसने मान के चलो 100 जूल एनर्जी बनाई, 100 जूल या 100 कैलोरी एनर्जी बनाई। तो 100 जूल में से आपको पता है कि जो 90 जूल हैं, 90 जूल एनर्जी तो इसने अपने खुद के लिए, आपके खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के श्वसन के लिए बचा के रखी, यानी खुद आपने खुद इसने खर्च कर ली। बाकी जो 10 जूल है वो आगे ट्रांसफ़र होती है, फिर आगे वाले से फिर वो 10 जूल ट्रांसफ़र होगी। ऐसे 10% आपके आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। इसी को कहते हैं हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। जैसे मान के चलो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स में क्या कुछ एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है और बाकी एनर्जी से हमारे जैसे बोलने में, चलने में, फिरने में, दौड़ लगाने में, कहीं बाहर जाते हैं तो शरीर जो काम कर रहा है ना, बाकी एनर्जी को उसमें आपके ह्रास हो जाता है, बाकी 10% एनर्जी बच जाती है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। वहीं आपके देखो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पौधों में जैव भार के रूप में, जैव भार क्या चीज़ है यहाँ, तो जैव भार वही है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। यानी अपने ग्रोथ को जो एनर्जी चाहिए, चाहे भले वो पौधा हो, चाहे भले वो जीव जंतु हो, अपने ग्रोथ के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको छोड़ के जो बची हुई एनर्जी है जो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है उसको कहेंगे हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। तो उसी को कहेंगे हम जैव भार के रूप में संचित होता है, जो कि उपभोक्ताओं के भोजन के रूप में काम करता है। ठीक है, क्योंकि जब 10% एनर्जी संचित रहेगी तो उसको खाने वाला कोई और है, तो वो 10% एनर्जी आगे वाले जीव के लिए काम देती है। फिर उस जीव को खाने वाला कोई और जीव है तो उसकी 10% एनर्जी उसके लिए काम देती है। इसको मैं आगे वाली स्लाइड में अच्छे से समझा दूंगा। तो वहीं आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि जैसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कौन से वनों में कितनी है। तो देखो विश्व की जो औसत जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है वो कितनी है, 320 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष है। वहीं आपके जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है, यानी 2000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होती है। वहीं दलदली क्षेत्रों की भी आपके 2000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होते हैं, चाहे उष्णकटिबंधीय हो चाहे दलदली हो। इनकी जो जैव भार है या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है एनपीपी वो सबसे ज़्यादा होती है। वहीं आपके समशीतोष्ण, देखो जहाँ वन ज़्यादा हैं, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहीं आपकी उत्पादकता ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी वहीं ज़्यादा होगी। वहीं आपके जो नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास भूमि, इनकी उत्पादकता होती है 600 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। वहीं आपके जो मरुस्थल क्षेत्र में तो पेड़ पौधे थोड़े बहुत होते हैं, तो वहाँ पे होती है 50 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपको पता हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा प्रवाह कैसे काम करता है। तो देखो अभी मैं जो समझा रहा था यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो पहले में देखते हैं नोट वाले में क्या है। तो देखो कोशिकीय श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। देखो चाहे भले वो जंतु हो चाहे भले वो आपके पौधे हों, उनमें जो ऊर्जा का जो स्टोरेज होता है ना वो एटीपी के रूप में होता है। यानी जो कोशिका होती है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करती है, जिसका प्रयोग सजीव अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। यह जैव रासायनिक क्रिया पौधे एवं जंतुओं दोनों ही कोशिकाओं में निरंतर होती है, चाहे भले वो पौधा हो चाहे जंतु हो। तो एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है सजीवों में, और उसी एटीपी के रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है ना उसी से उसकी दैनिक क्रियाएं होती रहती हैं। एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी को ऐसे समझ लो जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में जो पेट्रोल चाहिए वो एटीपी का काम कर रही है, यानी जब तक उसमें पेट्रोल डली रहेगी बाइक चलती रहेगी। ऐसे ही आपके जीवों में जब एटीपी के रूप में एनर्जी रहती है तब तक जीव काम करते रहते हैं। जब ये एटीपी के रूप में ऊर्जा खत्म होगी तो जीव भी काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, वहीं आपके ऊर्जा प्रवाह का एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे सनलाइट आई, सनलाइट से आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा आपके पौधे ने अपना भोजन बनाया। फिर पौधे के बाद पौधे को खाने वाला आपके हिरण है। तो देखो मान के चलो यहाँ आपके 100 जूल एनर्जी बनी, तो आगे आपके 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर इसका 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर इसका 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। देखो 100 का 10% मतलब कितना आएगा 10। अब 10 का 10% होगा 1, अब 1 का 10% होगा 0.1,
तो इस प्रकार से एनर्जी घटती जाती है। जो आगे की श्रृंखला होती है ना, जैसे सबसे ज़्यादा एनर्जी पौधे के पास है, फिर उसके बाद एनर्जी सबसे ज़्यादा आपके शाकाहारी जीवों के पास है, फिर आपके मांसाहारी जीवों के पास उससे कम मिलेगी, फिर उसके बाद आपके जो तृतीय उपभोक्ता उसके पास और कम मिलेगी। तो इस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। खाद्य श्रृंखला में ऊपर वाले डब्बे में देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। ऊर्जा को जो पिरामिड होता है वो आपके कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। अब ऊर्जा का पिरामिड जब सीधा होता है तो आप देखिए ऐसे कि जैसे नीचे वाला जो उत्पादक है, मान के चलो हरे पौधे हैं, तो यहाँ मान के चलो 10,000 जूल है, तो इनको खाने वाले कौन है? उपभोक्ता, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका 10% यानी 10,000 का 10% आपके उपभोक्ताओं को मिलेगा, यानी 1,000 जूल। फिर उपभोक्ताओं को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता हैं, तो इसको आपके इसका 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 100 जूल। फिर इसको खाने वाले एसिड्स उपभोक्ता हैं, फिर इसका 10% मिलेगा, तो इनको कितना मिलेगा? 10 जूल। ऐसे ही करके ये चलता रहता है। तो ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, यानी ऊपर के लिए आपके एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। 10% जो ऊर्जा का नियम है वो यही कहता है कि 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है और 90% ऊर्जा उस जीव की दैनिक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी देखते हैं कि जो 10% ऊर्जा का नियम है वो दिया किसने था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था लिंडमैन। लिंडमैन ने ये 10% ऊर्जा का नियम दिया था। लिंडमैन क्या कहता है कि जैसे आपके सोलर एनर्जी है, ये इससे आपके प्रकाश संश्लेषण हुआ, इस पौधे ने अपनी एनर्जी बनाई, तो इसका 10% ही इस टिड्डे में ट्रांसफ़र होगा। फिर इसका 10% मतलब ये 100 बनाता है, तो इसका 10% मतलब 10, फिर इसका 10 का 10% आगे ट्रांसफ़र होगा, यानी 10 का 10% मतलब 1, फिर इसका 1 का 10% आपके आगे ट्रांसफ़र होगा, यानी 10% आपके आगे चलता रहता है। और बाकी 90% ऊर्जा का आपके ये आपके जो जीव होते हैं खुद अपनी दैनिक क्रियाओं में हास कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। वहीं आपके उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इनको आपके ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वहीं आपके उत्पादकों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, इनको हम शाकाहारी कहते हैं। वहीं द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले मांसाहारी, जिनको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और इन सबको खाने वाला रहता है आपके तृतीय उपभोक्ता, ह्यूमन्स आपके इसी श्रेणी में आते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं आपके खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को खाने वाला, जैसे मान के चलो आपके यहाँ घास है, घास को खाने वाला कौन है? खरगोश है, खरगोश को खाने वाला लोमड़ी है, और लोमड़ी को खाने वाला शेर है। शेर को जब मर जाएगा तो आपके जो सूक्ष्म जीव होंगे वो ज़मीन में मिला देंगे। ठीक है, इसके जो पोषण तत्व होंगे ना उसको ज़मीन में मिला देंगे, और फिर ज़मीन पर दोबारा से पौधा उग जाता है, फिर से वो साइकिल चालू हो जाता है, यानी फिर से चीज़ पौधे के अंदर ही आ जाती है। यानी जब ज़मीन में मिलाएंगे तो ये पौधा अपने अंदर ले लेगा, फिर से वही क्रिया चालू हो जाएगी शुरू से ही। ठीक है, तो ये आपके यहाँ देखो दूसरे नंबर पे ये प्लवक लिखा है, क्योंकि समुद्र में जो ऊपर वाले जीव होते हैं उनको प्लवक कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। तो प्लैंकटन को खाने वाली कौन है? मछलियाँ। मछली को खाने वाला मगरमच्छ, मगरमच्छ को खाने वाले अपघटक, यानी जब मर जाएगा तो सूक्ष्म जीव में इसको ज़मीन में मिला देंगे। यानी इसके जो मटेरियल है, इसमें जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या जो भी मटेरियल होगा उसको फिर ज़मीन में डाल देंगे। ज़मीन में पहुंचने के बाद फिर उस पर पौधा उगेगा, फिर से एक क्रिया दोबारा से चालू हो जाएगी। यानी एक क्रिया यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से जब ज़मीन में मिल जाएगी तो फिर से यहाँ से चालू हो जाएगी दोबारा से। तो इस तरीके से पर्यावरण में एक क्रिया चलती रहती है। वहीं आपके तीसरी में समझ सकते हैं, तो घास कीड़ा, घास को खाने वाला कीड़ा, कीड़ा को खाने वाला मेढक, मेढक को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला चील, और चील को आपके जब मर जाएगा तो अपघटक ज़मीन में मिला देंगे। तो अपघटक जो होते हैं ना, इस लास्ट वाली गंदगी को साफ करने वाले हैं, तो इसीलिए अपघटक को आपके प्रकृति का अपमार्जक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। वहीं आपके खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर यह है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, मैंने समझाने के लिए देखो एक लाइन से एक जीव, एक जैसे एक पौधा, एक जीव, एक जीव, एक जीव, यानी लाइन से आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। खाद्य जाल में ये होता है कि जैसे एक ही चीज़ को खाने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। जैसे छोटी चिड़िया को खाने वाला बाज भी है, ये गिरगिट भी खा लेगा, ये मेढक भी खा लेगा, सांप भी खा लेगा। तो एक जीव को खाने वाले अनेक जीव होते हैं। तो इसको इस तरीके से समझाया जाता है खाद्य जाल के रूप में। तो खाद्य जाल हमारा जो एनवायरनमेंट है धरती पे, इसी प्रकार का सिस्टम है, यानी खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में सिर्फ जैसे बच्चों को समझाया जाता है कि इस तरीके से खाद्य श्रृंखला काम करती है। लेकिन खाद्य जाल के रूप में क्या होता है कि जैसे सांप, यानी एक ही जो जीव है कई जीवों का भोजन हो सकता है। तो ये होता है आपके खाद्य जाल। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट में है आपके पोषण चक्र। तो पोषण चक्र आपके कैसे काम करता है, तो वो आपको पता ही है कि जैसे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। फिर इनको खाने वाले कौन होंगे, इनको खाने वाले उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपके द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक लास्ट में इनको अपघटित करके ज़मीन में मिला देंगे। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं आपके कार्बन चक्र क्या होता है। तो देखो कार्बन चक्र क्या होता है, तो देखो चक्र का मतलब ये होता है कि कार्बन जिस स्टेज से गया है और वापस लौट के उसी स्टेज में कितने सालों में आता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है कार्बन चक्र। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जेब से कोई 200 का नोट गया और 200 का नोट आपके 10 दोस्तों से होते हुए, उनके हाथों से होते हुए वापस आपके हाथ में आ गया। तो उसी प्रकार से चक्र काम करते हैं। जैसे कार्बन जिस रूप में अभी है वो उसी रूप में वापस कितने सालों के अंदर आता है, उसी को कहते हैं कार्बन चक्र। अब देखो, अब पहले हमको ये जानना होता है कि कार्बन हमको धरती पे मिलेगा कहाँ कहाँ। तो देखो पृथ्वी पर अधिकांश कार्बन आपको कहाँ मिलेगा, चट्टानों में, महासागरों में, वायुमंडल में, पेड़ पौधों, जंतुओं तथा मृदा एवं जीवाश्म ईंधनों में संचित रहता है। तो आपको पता ही है चट्टान वगैरह जो होती हैं, जैसे कोयला वगैरह निकाला जाता है, तो कोयला क्या है, कार्बन का अपर रूप ही तो है जिसमें कार्बन होता है। महासागर में कार्बन कहाँ से आएगा, तो महासागर में देखो ये जीव वगैरह है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो छोड़ेंगे, तो ये समुद्र में घुल जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके बाइकार्बोनेट के रूप में घुल जाती है या कार्बोनिक एसिड के रूप में घुल जाती है। वहीं आपके वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही 0.03% है। वहीं आपके पेड़ पौधे जब जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं तो उस पर भी आपकी कोयला बन जाता है, तो वो भी कार्बन के अपर रूप है। वहीं आपके जंतुओं, मृदा और जीवाश्म ईंधनों में संचित रहते हैं। कार्बन चक्र में वायुमंडलीय कार्बन आपके देखो CO2 के रूप में और हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रहण की जाती है। आपको पता है जो पौधा करता क्या है, आपके पौधा आपके देखो इसी CO2 को लेता है और बदले में आपके ऑक्सीजन को छोड़ता है। फिर इस ऑक्सीजन को ये जीव लेते हैं, ऑक्सीजन को कौन लेंगे, जीव, और बदले में ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो आपके इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। अगर ज़मीन पर देखा जाए तो पौधा देखो CO2 लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, और ये जितने भी जीव जंतु हैं वो आपके ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, यानी दोनों ही एक दूसरे के काम आ रहे हैं। वहीं समुद्र के अंदर देखोगे तो ये जो आपके ये मछली है, मछली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी तो जल में घुले तो ऑक्सीजन को ले लेगी। और वहीं आपके ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको कोरल कहते हैं या शैवाल कह लो, तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। तो भोजन बनाने के लिए CO2 लेंगे और ये ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। तो समुद्र के अंदर भी पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपके लेन देन चलता रहता है, उसका एक अलग इकोसिस्टम है और वहीं आपके ज़मीन का एक अलग इकोसिस्टम है, ठीक है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अतिरिक्त हमको ये कार्बन कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आपके ज्वालामुखी में मिलेगा। ज्वालामुखी उद्गार होता है, वन की आग यानी वनों में जो आग लगा देते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहीं लकड़ी एवं ईंधन के जलने से भी, जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो धुआं नहीं निकलता, उसमें भी आपके कार्बन होता है, से भी CO2 वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो ये कुछ सोर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। वहीं जो पशुओं द्वारा जो मीथेन, जैसे पशु आपके जुगाली करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो उसमें मीथेन गैस बनने लगती है यानी CH4। अब CH4 में देखो कार्बन है तो कार्बन भी और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से कार्बन यहाँ भी है, तो ये भी कार्बन का ही रूप है जो वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है। और महासागरों में CO2 का उत्सर्जन व अवशोषण होता है। उत्सर्जन और अवशोषण का मतलब यह है कि जैसे जितने भी जंतु ये जीव हैं, मछली है, मगरमच्छ है, या जो तैरने वाले जो जीव हैं, शार्क वगैरह, ये आपके क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, समुद्र की घुली हुई ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे जो समुद्र में घुल जाती है। और लेकिन ये पेड़ पौधे क्या करेंगे, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीजन बदले में छोड़ देंगे। तो देखो ये इसके काम आया, जैसे एग्जांपल में जैसे मछली के काम आपके कौन आया, ये एल्गी आए, एल्गी के काम आपके मछली आई। मतलब एक को CO2 चाहिए तो एक को ऑक्सीजन चाहिए, दोनों ही एक दूसरे का अदला बदली हो जाता है, दोनों का ही, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कार्बन चक्र। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। तो ऑक्सीजन चक्र मतलब यही है कि देखो जहाँ मैंने आपको कार्बन का ऑक्सीजन से लेन देन कराया जीवों से, चाहे भले वो समुद्र के अंदर हो चाहे वो ज़मीन के अंदर हो, दोनों सेम चीज़ें कि जहाँ CO2 छोड़ी जा रही है पौधों के द्वारा और जीवों द्वारा आपके ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, ठीक है, जीवों द्वारा ऑक्सीजन को लिया जा रहा है। वहीं आपके जीव आपके ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो पौधों द्वारा जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, तो वो पौधों के काम आ रही है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास पौधा है, ये पौधा क्या करेगा, CO2 ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा।
लेकिन जो ह्यूमन्स हैं या फिर जीव जंतु हैं वो आपके ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और CO2 को छोड़ेंगे। यानी पौधे को जो चाहिए वो इन जीवों से मिलेगा और इन जीवों को जो चाहिए वो पौधे से मिलेगा। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का चक्र चलता रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है, 21% है। ऑक्सीजन का चक्रण जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ऑक्सीजन है, यहाँ H2O में भी देखो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और जल के साथ भी ऑक्सीजन का चक्रण चलता है। जीवधारी श्वसन में आपको पता है ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वहीं ऑक्सीजन का जो पुनः चक्रण, इन सालों को ध्यान रखिए कि कितने सालों में होता है, तो 2000 वर्षों में आपके ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण होता है। वहीं कार्बन का जो पुनर्चक्रण है वो 300 वर्षों में होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। वहीं आपके जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो आग जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो बदले में यहाँ से आपके कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकल जाती है, ठीक है, वायुमंडल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के बारे में आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फास्फोरस चक्र। तो देखो पहले हम ये जानते हैं कि फास्फोरस हमको धरती पे कहाँ कहाँ मिलेगा। तो फास्फोरस का भंडारण मुख्य रूप से आपके चट्टानों और मृदा में फास्फोरस के रूप में मिलता है, यानी चट्टानों में और मृदा में, ठीक है। वहीं आप ये देखो फास्फोरस चक्र सभी पोषण चक्रों में सबसे धीमा होता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। वायुमंडल में यह मुख्यतः धूल कणों के रूप में पाया जाता है। जो वायुमंडल में धूल कण होते हैं उनमें आपके फास्फोरस मिलेगा। फास्फोरस पादप एवं जंतुओं की वृद्धि हेतु आवश्यक है। अब आपको ये जानना है कि फास्फोरस से क्या क्या बना होता है। तो देखो फास्फोरस से आपके DNA और RNA बना होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल बना होता है। वहीं आपके कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली ये वाली है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। दूसरी चीज़ आपके कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया यानी ATP के रूप में भी जो एनर्जी स्टोर होती है उसमें भी आपके फास्फोरस होता है। वहीं अस्थियों और दांतों का भी प्रमुख अवयव क्या है, फास्फोरस ही है। तो देखो ये चट्टान आपके टूटेंगी फूटेंगी तो ज़मीन में फास्फोरस मिल जाता है। फास्फोरस मिलने के बाद पेड़ पौधे उस ज़मीन पर उगाते हैं तो फास्फोरस इसमें आ जाता है। पेड़ पौधे के जानवर खाते हैं तो इन जानवरों में फास्फोरस पहुंच जाता है। ये जानवर आपके वापस से आपके मिट्टी में मर जाते हैं तो आपके बैक्टीरिया के द्वारा या फिर सूक्ष्म जीवों के द्वारा वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है फास्फोरस का, यानी ये साइकिल बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो आपको ये फास्फोरस का चक्र भी समझ में आ गया होगा। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं सल्फर चक्र। तो देखो सबसे पहले ये जाने कि सल्फर वायुमंडल में आया कहाँ से। तो सल्फर देखो जीवाश्म ईंधन के दहन से, यानी जो जीवाश्म ईंधन के जलने से आता है, यानी जो डीजल वाहन जो इंजन होते हैं ना उनमें आपके ये सल्फर निकलता है। वहीं आपकी ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें भी सल्फर निकलता है। समुद्र की सतह से उत्सर्जन भी होता है सल्फर का, अपघटन की प्रक्रिया में विमुक्त गैसों के माध्यम से पहुँचता है। अधिकांश सल्फर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ ही सल्फर क्रिया कर लेता है तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में रहता है। और कुछ अंश हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी रहते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में वायुमंडल में रहते हैं। वातावरणीय सल्फर वायुमंडलीय। अब वातावरण में जो सल्फर है, जैसे मान के चलो ये SO2 है, जो वातावरणीय जो जैसे वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होता है, जल होता है, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, SO2 H2O के साथ क्रिया करके H2SO4 बना लेता है, क्योंकि SO2 ऑलरेडी वायुमंडल में है। जैसे ही आपकी वर्षा होती है तो वर्षा के साथ आपकी ये धरती पे आ जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। तो यह जो H2SO4 है यही आपके अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। जो एसिड रेन होती है इसके लिए उत्तरदायी क्या है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। तो देखो ताजमहल का जो पीलापन का जो कारण है वो अम्ल वर्षा ही है। यहाँ अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी SO2। अब मान के चलो ताजमहल के पास में मथुरा में एक तेल रिफाइनरी है तो वहाँ से SO2 यानी सल्फ़र को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और वो जो सल्फ़र आपके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2 के रूप में वायुमंडल में पहुँच जाता है और वो SO2 वर्षा जल के साथ क्रिया करके H2SO4 के रूप में धरती पे आ जाता है। यानी ताजमहल के आसपास जब वर्षा होती है या ताजमहल पे होती है तो H2SO4 के रूप में ताजमहल पे आ जाता है। तो इसीलिए ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो आप जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को आप इन चित्रों में देख सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन से जो सल्फ़र है आसमान में गया, वहीं आपके जो फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती हैं इससे हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में सल्फ़र ऊपर गया। जीवाश्म ईंधन के दहन जो डीजल वाहन वगैरह हैं इनके जो इंजन है जो धुआं निकलता है उससे भी आपके सल्फ़र आसमान में गया तो वायुमंडल में SO2 यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रहा। जैसे ही वर्षा होती है तो H2O के साथ ये क्रिया करके H2SO4 के रूप में धरती पर आता है। इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। यानी जब SO2 H2O के साथ क्रिया करके H2SO4 अम्ल के रूप में धरती पे आता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसी के कारण आपके ताजमहल का कलर आपके पीला पड़ता जा रहा है।
ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सल्फर का चक्र है। फिर जब धरती पे आएगा फिर से वो आसमान में जाएगा, फिर धरती पे आएगा, तो इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, नाइट्रोजन चक्र। तो देखो नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है पहले देखिए। अब देखो इसको अच्छे से समझना, इससे सवाल बहुत बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन है ना, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। वहीं कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 1:2:1 के अनुपात में। लेकिन आपके जो प्रोटीन होता है उसमें आपके नाइट्रोजन अलग से ऐड हो जाता है। तो नाइट्रोजन, तो प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। का मुख्य घटक है जिसकी आवश्यकता मानव सहित सभी जीवों को होती है। देखो नाइट्रोजन की आवश्यकता सभी जीवों को होती है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सबसे बड़ा संग्राहक है, यानी वायुमंडल में ही सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। परंतु हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग अधिकांश जीवों द्वारा नहीं कर सकते। यानी वायुमंडल में भले ही 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तरीका यह है कि डायरेक्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसके 2 तरीके हैं, वो हम समझते हैं। देखो, क्योंकि नाइट्रोजन अणुओं में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 और यहाँ है नाइट्रोजन। ये आपके KLMN कक्षा का आपने नाम सुना होगा। तो K कक्षा में आपके 2 आ जाते हैं। वहीं आपके जैसे इसके लिए आपके ये 8 का अष्टक पूरा हो गया और इसके लिए 8 का अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में आपके नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ट्रिपल बॉन्ड में रहता है। यही आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन आपके कौन सा बंध बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड के कारण यह अक्रियाशील होता है, यानी किसी से क्रिया नहीं करता है, अतः उपयोग करने के क्रम में इसे अमोनिया या नाइट्रेट में बदलना आवश्यक होता है। जैसे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जंतु, जीव वगैरह कोई आपके डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए चेंज करना पड़ता है। जैसे या तो वो अमोनिया के रूप में हो या नाइट्रेट के रूप में हो, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन का प्रवेश विभिन्न स्वतंत्र तथा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों द्वारा होता है। अब देखो, हमको जो नाइट्रोजन मिली है वायुमंडल में 78%, इसको चेंज करना है हमको अमोनिया में और नाइट्रेट में। तो देखो इसके चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपके तड़ित एवं वर्षा द्वारा। जब बिजली चमकती है ना, तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ये आपके किस में बदल जाती है, या नाइट्रेट में बदल जाती है। और जैसी बदलती है नाइट्रेट में, तो ये धरती पे आ जाती है और नाइट्रेट के रूप में धरती की मिट्टी में मिल जाती है। अब देखते हैं इसका आगे होता क्या है, वो हम जानेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। जैसे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, इसको आपके कुछ ऐसे धरती में बैक्टीरिया हैं जिनका नाम आपके राइजोबियम है, एजाटोबैक्टर जीवाणु हैं। इन बैक्टीरियाओं के द्वारा आपके जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसको हम चेंज कर सकते हैं। किसमें? इसको चेंज कर सकते हैं आपके अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में आपके चेंज कर देते हैं। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि आपके जो फलीदार पौधे होते हैं, दलहन पौधे, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा किस में बदल देंगे? अमोनिया में। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए कि नाइट्रोजन को 2 फॉर्मेट में अगर चेंज कर दिया जाए तो वो इस्तेमाल में आ जाती है। या तो नाइट्रोजन को आपके अमोनिया में चेंज करो या नाइट्रेट में बदलो। तो मैंने देखा कि जो बिजली चमकी उसने आपके नाइट्रोजन के अणुओं को तोड़ करके नाइट्राइट में बदल दिया, और जो आपके जो दलहनी जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं वो आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदल के आपके किस में कर देते हैं? अमोनिया में। तो अब आपके जो नाइट्रोजन है वो उपयोग के लायक आ जाती है। तो अब देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन आपके 78% है, मैंने थर्ड द्वारा आपको बताई दी है। अब जो आपके, अब देखो, जब आपके देखो यहाँ चेंज हो गया अमोनिया के रूप में, यहाँ चेंज हो गया आपके नाइट्राइट के रूप में। अब जैसे ज़मीन में आ गई, यहाँ देखो तड़ित के द्वारा नाइट्रेट के रूप में आ गई और इस जीवाणु के द्वारा आपके अमोनिया के रूप में आ गई। अब देखते हैं कि अब ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचती हैं। तो अब इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन स्रोत के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। अब देखो, तड़ित एवं वर्षा द्वारा क्या किया गया था कि जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, इसको आपके तड़ित यानी बिजली गिरी नाइट्रोजन पर, तो ये नाइट्रोजन ने आपके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना ली। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर ऑक्सीकृत होता है, जैसे धरती पे आई, ज़मीन में आ गई है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसका ऑक्सीकृत करते हैं तो बनता है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जब दोबारा से आपके वायुमंडल में जाती है तो वर्षा, जो अपना वर्षा होता है, वर्षा में क्या होता है? H2O। तो वर्षा के समय दोबारा से धरती पे आ जाती है, तो नाइट्रिक एसिड के रूप में ये धरती पे आ जाती है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। यानी तो अम्ल वर्षा के लिए 2 चीज़ उत्तरदायी हुए, SO2 और NO2। NO2 क्या करती है?
NO2 आपके नाइट्रिक एसिड के रूप में धरती पे आती है, और SO2 क्या करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में धरती पर आती है। तो अम्ल वर्षा के लिए दोनों उत्तरदायी हैं, SO2 और NO2, ये भी आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपके देखते हैं कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका मतलब ये है कि जैसे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसके बाद कुछ और स्लाइड बची हैं क्या, ये देखते हैं। हाँ चलो, जैसे मैंने आपको दो तरीका बताया, तड़ित और दूसरा आपके जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। जो तड़ित द्वारा आपके देखो नाइट्रोजन का आपके नाइट्रेट में बदला, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकृत हुआ तो नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदला, फिर नाइट्रोजन परऑक्साइड का आपके जल के साथ यानी वर्षा जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड में बदला। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। वहीं SO2 और NO2 आपके अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड चूना, पत्थर एवं क्षारों से अभिक्रिया करके नाइट्रेट में परिवर्तित होकर मिट्टियों में संग्रहित हो जाते हैं, जिसे पौधे अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जब ये धरती पे आ जाती है नाइट्राइट या अमोनिया के रूप में, तो पौधे का जो जड़ होती है उसके द्वारा पौधे के अंदर आ जाते हैं, और पौधे को खाने वाले कौन हैं, जीव जंतु हैं, तो वो जीव जंतुओं में आ जाता है। तो आपको पता ही है कि प्रोटीन का जो मेन स्रोत क्या है, नाइट्रोजन ही है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है, आपको पता ही है। वहीं आपके देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। तो देखो जीव आपकी मृत्यु, अब मान के चलो पौधों को खाने वाले जीव थे, मान के चलो ये जीव था, गेंडा था, ये आपके पौधों को, जीवों की मृत्यु के पश्चात जो प्रोटीन, आपको पता ही है कि जब नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन का सोर्स है, तो जब आपके इन पत्तियों को खाने वाला मान के चलो ये गेंडा था, तो इसमें जो प्रोटीन था, प्रोटीन का सोर्स क्या मैंने आपको बता ही दिया, नाइट्रोजन था। तो जो इसमें प्रोटीन था वो इस जीव में आया, गेंडे में, और ये गेंडा जब मर जाएगा तो देखो सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया के रूप में अपघटन कर दिया जाता है। तो इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़ जाएंगे, बैक्टीरिया यानी जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे, वो आपके अमोनिया के रूप में इसको तोड़ देंगे। ठीक है, अमोनिया के रूप में इसको तोड़ देंगे यानी अपघटन कर देंगे, जो नाइट्रिकारक जीवाणुओं द्वारा नाइट्राइट और फिर नाइट्राइट में ऑक्सीकृत कर दी जाती है। फिर जो जीवाणु वगैरह होते हैं इसको दोबारा से आपके नाइट्राइट और नाइट्राइट में ऑक्सीकृत कर देते हैं, और फिर से ये वायुमंडल में चली जाती हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है एजेटोबैक्टर, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा है राइजोबियम, चौथा है क्लोरोबियम, और पांचवा है रोडोस्पाइरलस। जिनमें से आपके जो राइजोबियम है और जो एजेटोबैक्टर है, ये आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है, तो आपके एजेटोबैक्टर और राइजोबियम। वहीं आपके क्लोस्ट्रीडियम भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये नाइट्रोजन चक्र भी समझ में आ गया होगा। अब देखो नाइट्रोजन चक्र की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। तो देखो विनाइट्रीकरण, एक होता है विनाइट्रीकरण, मतलब जिस फॉर्मेट में वो धरती में आया है तो वापस उसी फॉर्मेट में चला जाना, वो होता है विनाइट्रीकरण। देखो नाइट्रेट के पुनः नाइट्रोजन गैस में, यानी जिस नाइट्रोजन से बदल के वो नाइट्रेट के रूप में आया, अब फिर से वो नाइट्रेट बदल के आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा किस में जाएगा, उसी नाइट्रोजन में, जहाँ से वो जैसा वो आया वैसा ही आपकी जाना, क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। परिवर्तित होने की क्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है, जो जैविक कारकों द्वारा संपादित होती है। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया, जैसे नाइट्रेट का नाइट्राइट में बदलना, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलना, फिर आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलना। तो सारा देखो सारा चीज़ जहाँ से शुरू हुई थी, जैसे नाइट्रोजन गैस से शुरू हुई, वहीं नाइट्रोजन गैस पे ये साइकिल पहुँच गई। जैसे जीवाणु, नाइट्रोजन, ये सब लिखा है सारी चीज़ें कि कैसे पहुँची हुई। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। वहीं आपके अमोनिया का ऑक्सीकरण, तो देखो इस प्रक्रिया के दौरान अमोनिया प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है, यानी जो अमोनिया होती है प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है। यह प्रक्रिया प्लैंक्टोमाइसिस नामक जीवाणु समूहों के द्वारा की जाती है, जो अत्यंत कम पाया जाने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, प्लैंक्टोमाइसिस। अमोनिया का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया आप देख लो कि अमोनिया से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी कि अमोनिया में क्या होता है, NH3, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही तो है, तो हाइड्रोजन हट जाएगा तो नाइट्रोजन गैस रह जाएगी और वो प्रत्यक्ष रूप से आपके आसमान में चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। ये भी ध्यान रख सकते हो कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोमॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही शायद हमारी पूरी स्लाइड ख़त्म हो चुकी हैं। हमने इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने की कोशिश करी। ये टॉपिक हालांकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।